माय चैनल अकाउंटिंग कॉमर्स एंड जीएसटी सिंप्लीफाइड। आज मैं आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल के जो दो पार्ट हैं उसमें से एक पार्ट जो है अकाउंटिंग कन्वेंशन की बात करूँगा। अकाउंटिंग कंसेप्ट के अकाउंटिंग प्रिंसिपल के जैसे आप जानते हैं कि दो पार्ट होते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो पिछले लास्ट 3 वीडियो में मैंने आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में बताया। आज मैं आपको बताऊँगा अकाउंटिंग कन्वेंशन के बारे में और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो नॉर्मली जो है अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से अकाउंटिंग कन्वेंशन होते हैं? तो सबसे पहला है आपका कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन एक हो गया। दूसरा है आपका कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी, मतलब मेटेरियलिटी कन्वेंशन हो गया। और तीसरा है कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस, इसको कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं, ठीक है। ये तीन अकाउंटिंग कन्वेंशन की आज बात करेंगे, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसको अच्छे से एग्जांपल से, डे टू डे लाइफ के एग्जांपल से इसको मैं रिलेट करवाऊंगा, जिससे क्या हो आप इसको आपको मेमोराइज हो जाए और इसको आप कभी भूलें नहीं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं इन तीन कन्वेंशन के साथ। तो पहला जो कन्वेंशन है आज का जो है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर या फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन, ये कन्वेंशन हमें कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट जो बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है उसको हमें फुल्ली डिस्क्लोज करना है, उसको हमें छुपाना नहीं है, उसको हमें पूरा दिखाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपका एक बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है और आपके बिजनेस का एक प्लॉट ऑफ लैंड है। अब क्या हुआ, ये लैंड जो है आपका मान लो 10 करोड़ का आपका बिजनेस है और एक 3 करोड़ का जो है प्लॉट ऑफ लैंड है जिसपे कुछ डिस्प्यूट कर रहा है, मतलब जिसको कुछ डिस्प्यूटेड है और इसका जो केस है वो क्या है, कोर्ट ऑफ लॉ में चल रहा है, मतलब जो अभी उस पर डिसीजन नहीं हुआ है। लेकिन क्या है कि अगर ये लैंड का जो केस चल रहा है इसका डिसीजन अगर हमारे फेवर में आ गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर डिसीजन हमारे फेवर में ना आया, हमारे बिजनेस के फेवर में ना आया तो क्या ये बहुत बड़ा लॉस है। तो इस बात को क्या है कि हमें ये कंसेप्ट कहता है कि जो भी आपका ऐसा लग रहा है कि जिसमें आपको अगर कुछ इसका अनफेवरेबल कुछ रिजल्ट आ जाए आपके लीगल बैटल का, तो उसको आप प्रॉपर्ली डिस्क्लोज कीजिए, ठीक है। उसी तरीके से ये भी बताता है कि मान लो आपने कभी इससे क्या होता है कि जो भी हमारे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जैसे कि ऑनर, जैसे कि क्रेडिटर, जैसे कि बैंकर, ये हमेशा आपके बिजनेस पे नज़र रखे रहते हैं कि इसकी बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है, इसको कोई लॉस है तो नहीं, जिसके बेसिस पे ही ये डिसाइड करते हैं कि इस बिज़नेस को हम सपोर्ट दें कि नहीं, इनको लोन दे कि नहीं, इनको उधार माल दे कि नहीं। इन सब चीज़ों को इनके बिजनेस के जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो बिजनेस में जो इवेंट होते हैं, उसके बेसिस पे ही क्या कहते हैं वो डिसीजन लेते हैं कि उनको बिजनेस को सपोर्ट करना है कि नहीं देना, उनको लोन देना है कि नहीं देना है, ठीक है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट इवेंट है, जो भी इम्पॉर्टेंट है उसको हमें फुल्ली डिस्क्लोज करना है, इसको हमें छुपाना नहीं है, क्योंकि अगर हमने छुपाया और अनफेवरेबल रिजल्ट आ गया तो हमारा बिजनेस पूरा लॉस में चला जाएगा। तो ये कंसेप्ट कहता है कि आप ऐसे इवेंट जिससे आपके बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे यूजर के जजमेंट को भी इन्फ्लुएंस करता है, तो उसको आप फुल्ली डिस्क्लोज करिए। पहला एग्जांपल मैंने आपका लैंड का दिया। दूसरा, मान लो आपने कोई डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया, ठीक है। डेप्रिसिएशन आपको पता है कि मशीनरी कोई लगाई है, उसमें वियर टियर हो जाए, उसमें कुछ तो उसको क्या कहते हैं, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। तो अगर क्या हो कि हमने पिछले साल जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई किया था और इस साल जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई करें वो नोट डिफरेंट है, उससे क्या हुआ कि एक पिछले साल का जो प्रॉफिट है अगर सेम उसमें नए मेथड से करेंगे तो पिछले साल का प्रॉफिट क्या होता, ज़्यादा हो जाता, और इस साल क्या हुआ, इसी में अगर डिफरेंट मेथड अप्लाई करने से क्या हुआ, हमारा जो प्रॉफिट है कम हो गया, ठीक है। इसी तरह किसी मेथड से आपका फेवरेबल प्रॉफिट आ गया, किसी मेथड पे अप्लाई करने से नॉन फेवरेबल आपका रिजल्ट आ गया। तो इन चीज़ों के जो आपने मेथड और डिप्रिसिएशन चेंज किया और उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में चेंज आई है, चाहे ये अच्छी आई है या बुरी आई है, जैसी भी आई है, इसको आपको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना चाहिए। हाउएवर इसका मीनिंग ये नहीं है कि कभी भी आप क्या कि अपने बिजनेस सीक्रेट को रिवील कीजिए। आपको कभी ये नहीं कह रहा है ये कंसेप्ट
कि आप बिजनेस सीक्रेट को भी रिवील कर दीजिए। बिजनेस सीक्रेट तो आपने बहुत अपने मेहनत से आपने कमाया है, आपने बहुत सारे क्या कहते हैं ग्रो किया, अपने आप को बहुत सारा R&D किया है, उसके बाद आपने किसी को बिजनेस चलाने का एक तरीका समझा है, बहुत सारे टेक्निक आपने समझे। इसको आपको इसको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। जो इवेंट जो है बिजनेस से रिलेटेड है, जो बिजनेस की यूजर को जो एक्सटर्नल यूजर को जो नॉर्मली इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको आपको फुल्ली डिस्क्लोज करना चाहिए। और इसी तरह तो ये आपका फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट करता है। ये कहता है कि डिफिनेशन इसलिए इसकी दी गई है कि ऑल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स which are important to the economic affair of business. Affairs of business should be fully disclosed. Should be fully disclosed। ये प्रिंसिपल कहता है कि और भी ट्रांजेक्शन इवेंट जो आपका क्या आएगी, जो बिजनेस के इकोनॉमिक अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको आप फुली डिस्क्लोज करिए। जैसे आपको मैंने बताया कोई लॉ सूट हो गया, या फिर आपका डेप्रिसिएशन का जो है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आपने चेंज कर दिया, इसलिए मान लो आपने वैल्यूएशन में स्टॉक का आपका मेथड आपने चेंज कर दिया, जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट आ गया, तो उसको क्या कहते हैं, आपको फुल्ली डिस्क्लोज करो, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने बिजनेस के सीक्रेट को रिवील करना है, ये बिल्कुल नहीं कहता ये कंसेप्ट। इसको आपको जरूर इसकी डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका ये फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट कन्वेंशन आपका क्लियर हो गया। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा जो है मेटेरियलिटी कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी या मेटेरियलिटी कन्वेंशन, ठीक है। दूसरा ये दूसरा जो है कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी, ये कन्वेंशन क्या होता है, ये कंसेप्ट जस्ट इसका उल्टा है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट का, एक एक्सेप्शन है। ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल में आपको मैंने बताया कि हर ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के लिए इम्पैक्ट करता है, बिजनेस के डिसीजन मेकर को इम्पैक्ट कर रहा है, उसको फुल्ली डिस्क्लोज करना है, ठीक है। लेकिन ये कंसेप्ट कहता है कि आप डिस्क्लोज तो करिए, लेकिन उन ट्रांजैक्शन को इफेक्ट कीजिए जो बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके होने से बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़े, उसी को आप क्या कहते हैं, डिस्क्लोज करिए। जिस चीज़ से बिजनेस ट्रांजैक्शन से अगर बिजनेस में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो उसको आप डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि किसको डिस्क्लोज करें और कोई चीज़ किसको डिस्क्लोज ना करें, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि मान लो कि कोई भी एक, जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपके पास 5000 है, तो आपके लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेटेरियलिटी का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट टू बिजनेस, दैट इज इंपॉर्टेंट टू यू इन केस ऑफ 5000। मान लो आपके 5000 रुपीज़ है, तो ये आपके लिए क्या, आप स्टूडेंट लाइफ में 5000 रुपीज़ एक मायने रखता है, ठीक है। लेकिन यही कोई रिलायंस मुकेश अंबानी है, उसके लिए क्या है, ये 5000 क्या है, उसके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिजनेस पैसा तो 5000 ही है, लेकिन ये किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है। तो हम क्या करें, तो इसमें ये है कि आप जो है बिजनेस का नेचर और साइज और नेचर के हिसाब से देखो कि ये पर्टिकुलर इवेंट, ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ये बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है तो डिस्क्लोज करो, और बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको डिस्क्लोज करने की कंपल्सरी, इसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ये आपके जजमेंट पर डिपेंड करता है, आपका कैसा है नेचर है, नेचर ऑफ बिजनेस है, कैसा साइज ऑफ बिजनेस है,
कैसा आपका परसेप्शन ऑफ द मार्केट है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हम उन ट्रांजेक्शन को डिस्क्लोज करेंगे जो बिजनेस के लिए बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट बोलता है कि ऑल इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन that can all important transaction that can affect judgment at the judgment of user of financial information. Shall only be disclosed. ठीक है, ये प्रिंसिपल कहता है कि ओनली दोज ट्रांजेक्शन दैट कैन इन्फ्लुएंस द जजमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द जजमेंट ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम डिस्क्लोज करेंगे, ना कि हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। सपोज आपकी शॉप की दुकान है, मान लो आपका एक ग्रोसरी की शॉप है, जो कि मान लो 10 लाख का आपका वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस आपका है कि 10 लाख का आप मानते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो 10 लाख का है, हमारा पूरा जो ओनरशिप है बिजनेस की जो वैल्यू आज के डेट में है वो 10 लाख की है। ठीक है, अब इसमें मान लो कि आपने एक 2 लाख का आपने कुछ रिनोवेशन कराया आपने अपने बिजनेस में। ठीक है, तो क्या है कि वो 10 लाख के कॉन्टेक्स्ट में आपका क्या है, 2 लाख है, हैवी अमाउंट है, तो आपको क्या करना है, इस 2 लाख का जो आपने रिनोवेशन कराया है इसको आपको डिस्क्लोज करना है, क्योंकि इससे आपके बिजनेस का जो क्रेडिटर है या कोई बैंक ने लोन दिया है तो इस पर नज़र रखे हुआ है, और आपको इसको बताना भी है कि हमने इस साल जो हमारा खर्चा भरा है उसमें 2 लाख हमने रिनोवेशन किया, इसलिए हमारा प्रॉफिट जो है कम हो गया है। इसी तरह तो इसको हम क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। क्या कौन बेसिस पे कि ये बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि डिसीजन ऑफ द जो हमारे यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं उसको इम्पैक्ट कर सकता है, तो उसको हमें डिस्क्लोज करना है। ठीक है, अब यही चाहिए, मान लो आपको कि आपका ये ग्रोसरी शॉप 10 लाख का है। ठीक है, आपके क्या कहते हैं, आपके ग्रोसरी शॉप में से सपोज 5 किलो राइस का क्या हुआ, किसी ने चोरी कर ली। ठीक है, आपको पता नहीं लगा क्या हुआ, कहाँ चला गया, कुछ पता नहीं लगा। ठीक है, तो क्या आप इसको भी डिस्क्लोज करोगे, क्योंकि फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि आपको क्या कहते हैं, सारा चीज़ आप डिस्क्लोज करो ताकि कुछ भी सीक्रेट नहीं रखो। तो लेकिन मेडिएटिव कंसेप्ट करता है कि डिस्क्लोज तो करो, लेकिन उनको डिस्क्लोज करो जो बिजनेस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ठीक है, इस तरह बिजनेस के हिसाब और जो उसको यूजर उसको जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है तो डिस्क्लोज करो, नहीं है तो नहीं है। अब मान लो आपका 10 लाख का शॉप है, 5 किलो मान लो 200 रुपये का अगर चोरी ही हो गई तो इसको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, इतना बिजनेस होगा तो ये सब जो है होते रहेंगे। ठीक है, तो हर चीज़ को डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है। तो मेटेरियलिटी कंसेप्ट ये कहता है जो भी आपका जो ट्रांजैक्शन इवेंट है, जो कि आपके यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के जजमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, तभी आप उसको डिस्क्लोज करोगे। और ये जजमेंट ये आपको पर्सनली डिसाइड करना पड़ेगा, आपको खुद देखना पड़ेगा कि हमारा बिजनेस ये क्या है, जो खुद देखना पड़ेगा कि कोई जो ट्रांजैक्शन या कोई इवेंट है हमारे बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। क्योंकि आपको बताया, आपको अभी मैंने एग्जाम्पल बताया कि अगर 5000 रुपीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो जो अंबानी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप अपने बिजनेस का साइज और नेचर देखो, उनके जो आपका जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से देखो, तब डिस्क्लोज करो कि क्या हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या हमारे यूजर को इन्फ्लुएंस कर पाएगा ये इवेंट और नहीं। ये इस तरह से डिस्क्लोज करता है, इसमें जजमेंट अप्लाई होता है, तो इसके बेसिस पे हम इसको डिस्क्लोज करेंगे। ये हमारा कंसेप्ट ऑफ मेटेरियलिटी बोलता है कि ओनली those transaction that can influence the judgment of the user of financial information shall only be disclosed। सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका पहला आपका फुल डिस्क्लोजर क्लियर हो गया।
और दूसरा क्या है, मेटेरियलिटी कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। तीसरा जो आखिरी अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो है कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस और कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, तो तीसरे के बारे में बताते हैं आपको, प्रूडेंस कन्वेंशन। कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस, या इसको कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म भी बोलते हैं। प्रूडेंस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस प्रिंसिपल या प्रूडेंस कन्वेंशन जो है वो हमें बताता है कि आप जब अकाउंटिंग का रिकॉर्ड करें तो ऑल फ्यूचर लॉसेस को है क्या है, आप पहले जो एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं, जो फ्यूचर लॉसेस है उसको तो आप रिकॉग्नाइज कीजिए, लेकिन ऑल एंटिसिपेटेड लॉस गेन जो इनकम है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कीजिए। मान लो सपोज अगर आपने आपका एक ग्रोसरी शॉप है, आपने किसी को रामलाल को मान लो कि आपने 5,000 का उधार दिया। ठीक है, आपकी ग्रोसरी शॉप है, आपने 5,000 का माल जो है किसी को रामलाल को उधार दिया और आज के डेट में उसको क्या कहते हैं, आपने कहा था कि 2 महीने में लौटा देगा, और अगर आपको ये लगता है कि रामलाल मेरा पैसा लौटा नहीं देगा, ये तो अभी कंगाल हो गया, इसलिए कैसे लौटाएगा मेरा पैसा, तो ये जो लॉस आपको जो संभावित लॉस है, जो मतलब कि जो आगे होने वाला जो लॉस है उसको हम क्या कहते हैं, अभी ही बता दें, अभी उसके बारे में हम अपना लॉस जो है रिकॉग्नाइज कर लेंगे, उसी के हिसाब से प्रोविजन बना लेंगे कि बैड डेट्स जो होगा, जो ये पैसा हमें मिलने वाला नहीं है तो उसको हम अभी ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये नहीं सोचेंगे जब बैड डेट्स हो जाएगा तभी हमें रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल करता है जो भी आपका फ्यूचर में लॉस हो सकता है, ठीक है, उसको आप पहले रिकॉर्ड करो। ठीक है, ठीक है, और जो भी इनकम आपका जो है, जैसे मान लो आपने कभी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आपको ये मार्केट, आपको ये लगता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आगे आने वाले सालों में काफ़ी बढ़ जाएगी, तो वो जो इनकम आपको लगता है कि बढ़ जाएगी, जो आपके लिए फेवरेबल होगा, उसको आप अभी रिकॉर्ड नहीं करो। जब आप इसको रिकॉर्ड करो, जब आपको एक्चुअली इसमें जो प्रॉफिट आ जाएगा, जब एक्चुअली आपका इनकम आ जाएगा, तभी आप इसको रिकॉर्ड करो। लेकिन लॉस के बारे में बोलता है कि जो भी फ्यूचर लॉसेज हो उसको आप पहले रिकॉग्नाइज करो, पहले अपने बुक्स में उसको रिकॉर्ड करो। उसके बारे में ये नहीं सोचो कि कब होगा क्या होगा, लेकिन इनकम के बारे में कहता है कि आप तभी रिकॉर्ड करो जब एक्चुअली, जब इसको आप सेल करें, जब आपको एक्चुअली इनकम मिल जाए। ठीक है, तो ये क्या है कि एक कंजर क्या कहते हैं, प्लेइंग सेफ, इसको इसलिए इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, एक्ट प्रिंसिपल ऑफ प्लेइंग सेफ, मतलब कि हम सतर्क होकर चलते हैं। ठीक है, हम कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहते कोई भी चीज़ को, अभी रिकॉर्ड कर लें, बाद में पता चला इनकम ना हो तो उसको लेंगे नहीं। अगर लॉस, लेकिन लॉस को हम ले लेते हैं क्योंकि हमें ये पता लगता है कि नहीं होगा, तो पहले से हम तैयार रहते हैं, यही सतर्क होना हुआ। ठीक है, तो आपका जो क्या है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, मतलब कि कहते हैं कंजर्वेटिज्म क्या है, हमेशा निगेटिव सोचता है। आप कहते हो ना ये वाला कंजर है, ठीक है, कंजर टाइप का आदमी है, हमेशा निगेटिव बात सोचता रहता है, लॉस को लॉस की बात करता है, इनकम की कोई बात ही नहीं करता। तो ये प्रिंसिपल भी यही कहता है कि आप जो है हमेशा जो है क्या कहते हैं, फ्यूचर लॉस को अपने अभी रिकॉग्नाइज करो, लेकिन फ्यूचर इनकम को छोड़ दो। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल करता है। तो आपको इसका डिफिनेशन है, दिस प्रिंसिपल सेज ऑल एंटीसिपेटेड losses shall be recorded, but all anticipated income should be ignored. ठीक है, तो ये प्रिंसिपल आपका कहता है फ्यूचर
जो लॉसेज हैं, फ्यूचर के बारे में कोई लॉस आपको संभावना दिखती है तो उसको अभी से रिकॉर्ड करो, लेकिन फ्यूचर की इनकम है उसको अभी रिकॉर्ड नहीं करो। ठीक है, तो आपको मैंने एक एग्जांपल बताया कि आपका आपने उधार माल बेचा, आपको लग रहा है कि वो पैसा लौटा नहीं पाएगा, तो उसको अभी से उसको रिकॉर्ड कर लो। इसी तरह लेकिन कोई इनकम आपको आने वाली है जिसमें अभी आप वो तभी आएगी जब आप एक्चुअली उसको सेल कर पाएंगे, या कब कुछ आपको लगता है कि जब रियलाइज़ होना होगा तभी आएगी। फ्यूचर में एंटिसिपेट कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली हुआ नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें हमेशा यही, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह मान लो, इसीलिए ये रीजन है कि क्लोजिंग स्टॉक का नॉर्मली जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो उसमें क्या है, नॉन फेवरेबल चीज़ को के बेसिस पे वैल्यूएशन करते हैं। सपोज मान लो कि हम क्या कहते हैं, कॉस्ट और प्राइस और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ऐसे करते हैं, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विचएवर इज लो विचएवर इज लेस। मतलब कि मान लो हमारे पास 100 मतलब हमारे पास क्लॉथ का बहुत बड़ा स्टॉक है, इसका जो कॉस्ट प्राइस है मेरा 10,000 है। ठीक है, इसकी मार्केट प्राइस क्या है, 12,000 है। तो हमें क्या होगा, जो मेरे लिए वो नॉन फेवरेबल होगा, जो मेरे लिए उतना अच्छा नहीं होगा, जो मैं जिसमें हम सतर्क रहेंगे, भैया हम अपने स्टॉक को जो है 10,000 मतलब 10,000 जैसे का यह स्टॉक है, इसकी मार्केट वैल्यू जो है MB मार्केट वैल्यू 12,000, ठीक है, कॉस्ट वैल्यू जो CB है 10,000 है। तो हम जब वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करेंगे, इन दोनों से जो क्या होगा, लेस होगा उस पर वैल्यूएशन करेंगे। यही कंजर्वेटिव प्रिंसिपल बोलता है कि जो भी आपको लगता है कि सतर्क, प्लेइंग सेफ मतलब सतर्क होकर रहो, ज़्यादा जो नई इनकम होने वाली है तो उसको अभी रिकॉग्नाइज करो, नहीं करो जब आपको एक्चुअली इनकम जो हो जाएगी उसी समय आप इसको रिकॉग्नाइज करो। तो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक जो हम करेंगे वो 10,000 पे करेंगे, ना कि 12,000 पे करेंगे। यही है जो आपका क्या कहते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस या कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस और कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, तो ये आपका 3 जो अकाउंटिंग कंसेप्ट कन्वेंशन था, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल का सेकेंड पार्ट था। ठीक है, इससे आपका ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो पूरा होता है। बस एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पूछते हो कि ये क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कंसेप्ट और व्हाट इज़ द अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट जो है आपका ये डिफरेंस आपको मैंने बताया, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। फ्रेंड्स, आपको मैंने सुबह भी बताया था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल के 2 पार्ट होते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के 2 पार्ट होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट, इसको एजम्पशन भी बोलते हैं, अकाउंटिंग एजम्पशन, कंसेप्ट और एजम्पशन दोनों बोलते हैं। दूसरा जो होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब इन दोनों बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अकाउंटिंग कंसेप्ट है, तो जब भी आप बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें तो उसको हमेशा फॉलो करना ही करना है। मतलब एक तरह से क्या है, ये कंपल्सरीली आपको फॉलो करना है। वही अकाउंटिंग कन्वेंशन जो होता है वो क्या है, वो जजमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको बोला मेटेरियलिटी कंसेप्ट या फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, आप साइज ऑफ नेचर के बिजनेस के हिसाब से उसको डिस्क्लोज करना है नहीं करना तब डिसाइड करना है। लेकिन अकाउंटिंग कंसेप्ट ऐसा है कि जब भी आप बिजनेस ट्रांजेक्शन में कोई भी रिकॉर्डिंग करोगे तो उसको आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट फॉलो करना ही करना है। तो ये क्या है, ये क्या हो जाता है, एक कंपल्सरी नेचर का हो जाता है, कंपल्सरी होता है। ये क्या होता है, वॉलंटरीली इसको बोलते हैं, वॉलंटरीली।
ठीक है। ये कंपलसरी हो जाता है और ये वॉलेंटरीली हो जाता है, ठीक है। मतलब कि इसको करना मस्ट है, इसको करना ही है, इसको कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये जजमेंट पे डिपेंड करता है, साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस को डिपेंड करता है, ठीक है। अब क्या है कि इसको जो अगर क्योंकि ये कंपलसरी करना होता है, इसलिए क्या होता है, इसको हम लीगल एविडेंस के रूप में लीगल एविडेंस भी के रूप में भी यूज़ करते हैं, लीगल एविडेंस के रूप में यूज़ करते हैं। लेकिन इसको आप क्या कर सकते हैं, लीगल एविडेंस के रूप में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जजमेंट पे डिपेंड करता है, इसका आपके पास एविडेंस होता है कोई भी ट्रांजैक्शन का, तो कोर्ट ऑफ लॉ में इसको प्रोड्यूस करके अपनी ट्रांजैक्शन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिक डिफरेंस है कि ये थोड़ा सा कंपलसरी नेचर का है। इसको आप मान सकते हैं कि जब भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आपने देखा है, बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं, तो आप ये मान लेते हैं कि अकाउंटिंग कंसेप्ट तो फॉलो हुआ ही होगा, लेकिन अकाउंटिंग जो कन्वेंशन है उसमें फॉलो होना और ना होना इस बात पे डिपेंड करता है कि ये बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ये बिजनेस के यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। इस बेसिस पे इसलिए क्या है, इसको डिस्क्लोज करें या ना करें, ये डिपेंड करता है आपके साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है हमेशा फॉलो करना, और ये इसको फॉलो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज का जो है आपको मैंने ये आज का जो वीडियो था, इसमें मैंने आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल पूरा कंप्लीट करा दिया है। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में है, तो आप मुझे डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में आपके कोई भी डाउट हो तो वो मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं उसका रिप्लाई अर्ली जितना जल्दी हो जाएगा उतनी जल्दी मैं उसको देने की कोशिश करूँगा। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि नए नए अपडेट आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो रिलेटिव हैं, जो कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं या कॉमर्स पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं क्लास 7 तो उसको अपडेट भी देते रहें, और मुझे भी उससे क्या होगा, इंकरेजमेंट मिलता रहेगा, ताकि मैं भी नया नया वीडियो बनाता रहूँगा। नया इस क्लास 11 का पूरा टॉपिक मुझे कवर करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टार्ट करूँगा डबल एंट्री सिस्टम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है वो अकाउंटिंग का है, क्योंकि ये पूरा बेस है अकाउंटिंग का, ये पूरा बेस ही है। अगर इसको आपने अगर समझ लिया तो समझो अकाउंटिंग आपने समझ लिया। इसको मैं बहुत ही इत्मीनान से आपको इसके बारे में बताऊंगा, डे टू डे लाइफ एग्जांपल जो भी होंगे उससे मैं रिलेट करके बताऊंगा, ताकि आपको डबल एंट्री सिस्टम कोई कंसेप्ट ना लगे, आपको लगे जो आपके आसपास जो हो रहा है उसी के बारे में मैं आपको उसी से रिलेट करा के जो आसपास हो रहा है आप वही कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत लोगों का टीचिंग का मेथड है कि बस दो तरीके से पढ़ा देते हैं उसे, एक ट्रेडिशनल अप्रोच, एक मॉडर्न अप्रोच। मैं उसके बारे में भी बात करूँगा, लेकिन पहले मैं जो डेबिट क्रेडिट का जो डबल एंट्री सिस्टम का जो लॉजिक है वो मैं समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे क्या हो कि मैं दोनों ट्रेडिशनल कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट जब मैं आपको समझाऊँगा तो उससे क्या हो, उसमें आप उसको काफ़ी अच्छे ढंग से समझ पाएँ और उसको मेमोराइज भी आपको हो जाए। और जब भी कभी भी कोई इसके डबल एंट्री सिस्टम के बेस आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप उसको ईजिली उसको सॉल्व कर पाएँ। तो आज का वीडियो अगर आपको मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।